Okay, so in the last lecture में हम लोगों ने बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था, हमने बेसिक डिस्कस किया था। आज हम वापस से बेसिक्स के साथ एडवांस लेवल देखने वाले हैं। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, कौन कौन से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है, और इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंट करंट रेशियोज इन्वॉल्व, हम सब वन बाय वन देखेंगे। तो टू स्टार्ट विथ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड देखा था, पीएन जंक्शन डायोड में एक जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन एक होता है, राइट। एक साइड हम बनाते हैं पी टाइप, दूसरा बनाते हैं एन टाइप, एक डिप्लीशन लेयर होता है, दो टर्मिनल होते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। यहाँ पे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको बायपोलर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे करंट आपको मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को इसे मिलता है, इसलिए इसको बायपोलर बोलते हैं हम लोग, राइट। एंड ट्रांजिस्टर हैज थ्री डिफरेंट रीजन्स। जैसे पीएन जंक्शन डायोड में दो थे, यहाँ पे तीन है। वहां पे दो टर्मिनल थे, यहाँ पे तीन टर्मिनल होंगे। वहां पे एक पीएन जंक्शन था, यहाँ पे दो पीएन जंक्शन होंगे। वहां पे एक डिप्लीशन लेयर था, यहाँ पे दो डिप्लीशन लेयर होंगे, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज अ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। तो एज यू सी, मैंने पहले एक यहाँ पे बेस मटेरियल लिया है। सो वी हैव टेकन अ बेस मटेरियल फर्स्ट। तो ये बेस मटेरियल है, जो ऊपर एक रेक्टेंगल है। बेस मटेरियल मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो, ओके। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक पार्ट में हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, ओके। तो वो बन जाता है एन टाइप। फिर उसके बाद हम डालते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जो बन जाता है पी टाइप। फिर हम वापस से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, वो बन जाता है एन टाइप। या तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग पी एन पी ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं। तो इन वन पार्ट वी कैन पुट ट्राइवेलेंट, देन pentavalent, then trivalent. So basically you have two types of transistors, one is NPN, other is PNP, right? Now we will be discussing mostly about NPN. हम NPN डिस्कस करेंगे, इसका वर्किंग भी हम NPN का ही डिस्कस करेंगे। एज फार एज स्कीमेटिक सिंबल इज कंसिडर्ड, हम स्कीमेटिक सिंबल देखेंगे दोनों का, NPN और PNP का। नाउ आप इस डायग्राम में देख रहे हो, एक रीजन है जो सबसे थिक रीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर। तो दिस रीजन इज कलेक्टर रीजन। उसके बाद जो सबसे कम जिसका विड्थ है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और जिसका विड्थ थिकनेस इंटरमीडिएट है, उसको हम लोग बोलते हैं इमीटर, राइट। तो देयर आर थ्री रीजन्स, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। नाउ तो दो जंक्शन बनेंगे। तो एज यू कैन सी देयर विल बी टू जंक्शंस। ये है आपका बेसिकली इमीटर बेस्ड जंक्शन, और ये है आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, या फिर बेस कलेक्टर, या फिर कलेक्टर बेस बोलते हैं इसको। तो ये आ गया आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, सीबी जंक्शन। So you have CB junction. This is emitter based junction, which is called as EB junction. तो दो जंक्शन है, तो दो डिप्लीशन रीजन भी बनेंगे। सो लेट मी ड्रॉ डिप्लीशन रीजन हियर। तो ये आ गया आपका डिप्लीशन रीजन, ये है इमिटर बेस का डिप्लीशन रीजन। ओके, देन कलेक्टर बेस का भी डिप्लीशन रीजन आएगा। सो वी विल आल्सो हैव डिप्लीशन रीजन ऑफ कलेक्टर बेस। So here I'm going to draw depletion region of collector base. तो ये कलेक्टर बेस का डिप्लीशन लेयर है, राइट। तो दो डिप्लीशन रीजन भी बनेंगे यहाँ पे। नाउ एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे तीन टर्मिनल होंगे। तो एक टर्मिनल ये आ गया आपका इमिटर से, एक आपका यहाँ से निकलेगा बेस से, और एक आपका निकलेगा यहाँ से कलेक्टर से, राइट। नाउ
रिगार्डिंग थिकनेस, इमीटर का थिकनेस कलेक्टर से कम है लेकिन बेस से ज्यादा है। वाई? देखो द थिंग इज, कलेक्टर का काम होगा कलेक्ट करने का। किसको कलेक्ट करेगा? चार्जेस को कलेक्ट करेगा। तो जब कलेक्टर चार्जेस को कलेक्ट कर रहा है मतलब वहां पे हीट जनरेट हो सकता है, तो हीट डिसिपेशन होने के लिए हीट प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए, सो दैट डिवाइस गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए कलेक्टर जो है थोड़ा सा थिकनेस में ज्यादा होता है। इमीटर इमीटर का रोल होता है इमिट करने का। इमीटर का काम है सप्लाई करने का, चार्जेस सप्लाई करने का। बेस इज लाइक एन एजेंट, बेस इमीटर से लेगा कलेक्टर को देगा, राइट? ओके, सो द जॉब ऑफ इमीटर इज टू इंजेक्ट चार्जेस। मैं चार्जेस क्यों बोल रहा हूं? एनपीएन है, अगर एनपीएन है तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे बेस में। अगर पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है तो इमीटर से होल्स इंजेक्ट होंगे बेस में। तो इसलिए मैं चार्जेस ये वर्ड यूज कर रहा हूं। यहाँ पे एनपीएन है तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे बेस में, राइट? गुड। बेस का काम है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके कलेक्टर के पास फॉरवर्ड करना, राइट? तो तीन रीजन है। थिकनेस समझ में आ गया हमको। थिकनेस ऑफ कलेक्टर is greater than thickness of emitter and it is greater than thickness of base, right? तो ये है कंडीशन। नाउ अब ऐसा है कि इमीटर जिसका काम इमिट करने का है, जिसका काम सप्लाई करने का है, उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में चार्जेस होने चाहिए। इसलिए डोपिंग, पता है आपको डोपिंग? द एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो इसमें हम इम्प्यूरिटी ज्यादा डालते हैं, तो डोपिंग ऑफ इमीटर इज ग्रेटर देन कलेक्टर इज ग्रेटर देन बेस। तो यहाँ पे भी बेस सबसे लाइटली डोप्ड है, इमीटर हेवीली डोप्ड है और कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड है, राइट? नाउ अगर हमको इसका स्कीमेटिक ड्रॉ करना है, स्कीमेटिक मतलब सिंबल दिखाना है, तो सिंबल कैसे दिखाएंगे? बाय द वे एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, अभी सिर्फ समझ लो। तो ट्रांजिस्टर्स को हम सिंबल से डिनोट कैसे कर सकते हैं? तो ट्रांजिस्टर को सिंबल से डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी टेक बेस हियर। तो ये जो है दिस इज बेस, ये बेस ड्रॉ किया है मैंने। फिर यहां से एक टर्मिनल जाएगा कलेक्टर को और एक साइड आप जाते हैं लेके इमीटर को, राइट? तो नाउ क्योंकि हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर है तो दोनों टाइप के सिंबल भी अलग अलग होने चाहिए। नाउ देखो ये तो बेस है, दैट इज फिक्स, दिस इज बेस, दिस इज बेस। अब एक कलेक्टर एक इमीटर, सो कलेक्टर इमीटर। नाउ एनपीएन में क्या होता है? देखो एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में जाएंगे और आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के करंट को अपोजिट होता है। कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनपीएन इमीटर से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? बेस में। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इमीटर से बेस में, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बेस टू इमीटर दिखाना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो हमको बेस टू इमीटर दिखाना पड़ेगा। मैं वापस बता रहा हूं, फॉर NPN electrons are going from N to P, emitter to base, तो कन्वेंशनल करंट विल बी फ्रॉम बेस टू इमीटर। तो ये एरो हेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। तो ये हो गया NPN का स्कीमेटिक सिंबल। अगर PNP होता, अगर ये P होता, ये N होता और ये P होता, तो अगर PNP होता तो उस केस में, PNP के केस में क्या होता कि PNP के केस में इलेक्ट्रॉन्स जाते बेस टू इमीटर, मतलब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता इमीटर टू बेस, मतलब उल्टा। तो PNP के स्कीमेटिक के लिए हम लोग एरो हेड उल्टा दिखाते हैं, वी शो इट लाइक दिस। तो ये आ गया आपका PNP, राइट? और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है एंड देन दिस इज अ स्कीमेटिक ऑफ
सिंबल ऑफ स्कीमेटिक सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर एनपीएन एंड पीएनपी। तो इजी है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। बेस, ये है बेस, दिस इज बेस, दिस इज इमीटर, दिस इज कलेक्टर, ऐसा है। सिर्फ एनपीएन, एनपीएन, इमीटर इज एन, बेस इज पी, कलेक्टर इज एन। इमीटर एन, बेस पी, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं? इमीटर से बेस में। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग बेस टू इमीटर लेंगे। ये हो गया आपका एनपीएन। पीएनपी में उल्टा होगा, पीएनपी में एरोहेड उल्टा होगा, दैट्स इट। दिस इज व्हाट यू शुड नो। नाउ अब ऐसा है, हमने स्कीमेटिक समझ लिया, हमको पता लग गया ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब ट्रांजिस्टर में हम बायसिंग कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी बायस? सो लेट्स सी। बायसिंग मतलब बैटरी कनेक्ट करना, सेल कनेक्ट करना बेसिकली। सो नाउ एज वी नो कि यहाँ पे दो जंक्शंस है, एक इमीटर बेस, एक कलेक्टर बेस। तो मैं इमीटर बेस पे एक सेल लगा सकता हूं और एक सेल हम लोग कलेक्टर बेस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा आएगा। ओके, तो इमीटर बेस पे नाउ द थिंग इज, हमारे पास तीन तरीके हैं। हम इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं और हम लोग कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, मतलब ऐसा। तो आई विल जस्ट ड्रॉ एज वेल एज राइट डाउन। तो फॉरवर्ड बायस मतलब एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे भी यही है, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड पी टाइप टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने दोनों को कर दिया फॉरवर्ड बायस। तो जब इमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एफ एफ बायस। एफ एफ बायस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको लिखने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ये करता हूं, जंक्शन। जंक्शन कौन सा है? उसके बाद ये जंक्शन है इमीटर बेस, ये है कलेक्टर बेस। ओके, तो और हम लोग बायसिंग कैसे कर रहे हैं? तो हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे एफ एफ बायस। तो दिस बायस इज कॉल्ड एज एफ एफ, क्योंकि इमीटर बेस भी कलेक्टर बेस भी दोनों ही फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो देन नेक्स्ट थिंग इज, नाउ यू कैन ऑल्सो चेंज द पोलैरिटी। आप पोलैरिटी को चेंज भी कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक को आप इमीटर बेस को फॉरवर्ड रखो, कलेक्टर बेस को रिवर्स कर दो, है ना। तो पोलैरिटीज विल चेंज। तो कलेक्टर बेस इज नाउ रिवर्स बायस, क्योंकि एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड इमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस, तो इसको बोलते हैं एफ आर बायस, राइट। देन हम दोनों को रिवर्स बायस भी कर सकते हैं, तो वी कैन रिवर्स बायस बोथ ऑफ दिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर आर बायस, रिवर्स रिवर्स बायस, आर आर बायस, राइट। गुड। तो दिस इज द वे ऑफ बायसिंग। हम लोग नॉर्मली फॉरवर्ड रिवर्स बायस में ऑपरेट करने वाले हैं, मतलब मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होगा। तो वी विल बी ऑपरेटिंग दिस अंडर फॉरवर्ड रिवर्स बायस सिचुएशन, क्योंकि दैट इज द मोस्ट कॉमन बायसिंग एंड देन द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफिकेशन में यूज होता है, हम देखेंगे, दैट वी विल सी नाउ। तो टू अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है वो समझने के लिए
Let us take this diagram here, or as I have told you earlier, band diagrams are not included in your syllabus, but again I would want to take band diagrams into consideration क्योंकि इससे समझता बहुत easily है, तो समझने के लिए बहुत easy हो जाएगा ये. Now what you can do is, हम ऐसा कर सकते हैं that let us apply forward bias to emitter based junction. तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव कनेक्टेड टू एन टाइप, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप, इट इज फॉरवर्ड बायस. मैं इसको बोल देता हूँ VBE बिकॉज बेस इमीटर वोल्टेज है, तो हमने बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज लगाया है, तो VBE. सम बुक्स आल्सो से VBB, दैट इज फाइन, ओके, जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन. ओके, देन हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो एन टाइप should be connected to positive and p type should be connected to negative. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये आ गया आपका VCC, या फिर इसको VCB भी बोल सकते हो. देखो बात ऐसी है कि अनलेस you know different type of configuration, मैं आपको हिंट दे देता हूं. देखो 3 टर्मिनल है हमारे पास, एक कलेक्टर से निकलेगा, एक बेस से निकलेगा, एक इमीटर से निकलेगा. अब ऐसा है कि इनपुट देने के लिए 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, आउटपुट के लिए 2 चाहिए होते हैं, मतलब 4 टर्मिनल की हमारी रिक्वायरमेंट होती है. तो नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट होती है 4 टर्मिनल की, 2 इनपुट के लिए, 2 आउटपुट के लिए. ओके, देन द आइडिया हियर इज, हमारे पास 3 ही है, तो एक को कॉमन करना पड़ेगा. तो अब जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल में हमने बेस को कॉमन किया है. देखो बेस इमीटर के साथ भी है, बेस कलेक्टर के साथ भी है. तो यहाँ पे हमने जो वोल्टेज लगाया है वो इमीटर बेस में लगाया है, यहाँ पे लगाया है कलेक्टर बेस में, राइट. देन व्हाट वी कैन डू इज फर्दर, आगे जाके हम इमीटर को भी कॉमन कर सकते हैं. तो फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑपरेटिंग अंडर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. मतलब हमने बेस को कॉमन करके रखा है, इसलिए इसको बेस इमीटर वोल्टेज बोला है, इसको मैंने कलेक्टर बेस वोल्टेज बोला है. सम बुक्स, कुछ बुक्स में इसको VBB भी बोलते हैं और इसको VCC भी बोलते हैं. दैट इज फाइन, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन. कंफ्यूजन मत रखना, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन. गुड. नाउ N type में, as you know, majority is electron, majority charge carriers are electron here. P type में, as you know, positive holes are the majority charge carriers. And again in N type you have electrons as majority charge carriers. Okay, then this is depletion region, so you have a depletion layer here. And again also this is depletion region of common base junction, sorry, collector base junction. तो ये कलेक्टर बेस जंक्शन का डिप्लीशन रीजन है. जस्ट अ मिनट, मोर और लेस लाइक दिस. यस, ओके. सो ये आपके पास आ गया डायग्राम. नाउ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होगा वो समझने के लिए आपको बैंड डायग्राम समझना जरूरी है. तो आई विल बी ड्रॉइंग बैंड डायग्राम्स हियर. ये पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इमीटर के लिए. दिस इज फॉर इमीटर and okay, so this here is valence band of emitter. emitter is n type, ये n type का valence band है और ऊपर कंडक्शन बैंड है. ओके, तो
ये आ गया इमीटर का बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अच्छे से समझेगा कि क्या हो रहा है। ये आ गया बेस का और ये आ गया आपका कलेक्टर का। नाउ आपको याद होगा जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो, तो एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर है ना, एन टाइप का जो बैंड स्ट्रक्चर है उसको आप ऊपर शिफ्ट करते हो। तो जस्ट लेट मी गिव सम नेम। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ओके, तो नाउ दिस थिंग हियर इज, ये है N, ये है P, ये है N, इमीटर, बेस, कलेक्टर। याद रखना हमने जब पीएन जंक्शन डायोड सीखा था तो उस केस में हमारे पास ये मिसिंग था, तो सिर्फ P और N था, P और N था। और अगर आपको याद होगा कि फॉरवर्ड बायस करना मतलब N टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर लेके जाना। फॉरवर्ड बायस मतलब एन टाइप का जो बैंड स्ट्रक्चर है वो ऊपर है कंपेयर टू पी टाइप। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई? नाउ यू विल अंडरस्टैंड। फॉरवर्ड बायस किसको कर रहे हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं इमीटर बेस को। इसका मतलब क्या कि एन टाइप, फॉरवर्ड बायस मतलब एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, तो एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, राइट। और रिवर्स बायस किसको कर रहे हैं? रिवर्स बायस कर रहे हैं हम लोग कलेक्टर बेस को, और रिवर्स बायस का मतलब होता है एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर पी टाइप के कंपैरिजन में नीचे जाएगा। एक्सीलेंट। तो ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आपको पीएन जंक्शन डायोड रिवाइज करने की जरूरत है। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड मींस टेकिंग द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप ऊपर, मतलब बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करने के लिए हम लोग पूरे के हम उसको फॉरवर्ड बायस देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर एंड एंटर इनटू द पी टाइप। ओके, नाउ ये रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इमीटर, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड वो हमने दिखाया भी है, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड देयर आर few holes here in the valence band. Okay, p type base region there are many holes, इसलिए हमने इसको डोपिंग कम किया है। आप समझेगा कि इसको डोपिंग कम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मेनी होल्स नहीं चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो p टाइप के कंडक्शन बैंड में देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। फिर वापस से n टाइप में हियर यू हैव मेनी इलेक्ट्रॉन्स at room temperature and few holes over here. So you have few holes over here, right? इतना समझेगा तो बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हो। अब होगा क्या, हाउ डज दिस थिंग वर्क? होगा ये कि इमीटर में एन टाइप है, इमीटर मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये कि अब क्या होने वाला है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है कहां पे? जंक्शन की तरफ। कौन से जंक्शन की तरफ? इमीटर बेस जंक्शन की तरफ। और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्मिनल दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू क्रॉस द जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन एंड एंटर इनटू द बेस। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं जो बेस में होल्स है उसको सिर्फ मैं एक डिफरेंट कलर से डिनोट करता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो यहाँ पे जो होल्स थे आई एम जस्ट पुटिंग देम विथ रेड कलर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बिकॉज इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो नेगेटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आफ्टर क्रॉसिंग बैरियर पोटेंशियल दे विल एंटर इनटू द बेस रीजन। मतलब बैंड डायग्राम के टर्म्स में सोचोगे तो यहां से सीधा कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में आ गया, राइट।
अब कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में आने का मतलब क्या होता है? नीचे होल्स है तो फ्यू होल्स और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल रिकम्बाइन विद होल्स। फ्यू मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग हियर, मेनी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कमिंग हियर फ्रॉम इमिटर इनटू बेस, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है दे आर गेटिंग रिकम्बाइंड with the holes in the valence band of p type and they will make up base current। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से बेस में गए दैट इज कॉल्ड एज इमीटर करंट, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप बेस मटेरियल के वैलेंस बैंड में जो होल थे उसके साथ रिकम्बाइन हो गए, राइट? करेक्ट। तो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल मेक अप बेस करंट IB। अब तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? तो जो इमीटर से बेस में आए थे उसमें से सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन बेस के साथ रिकम्बाइन होते हैं। बाकियों का क्या होता है? बाकियों का ये देखो, यहाँ पे ये रिवर्स बायस लगा के रखा है, मतलब कलेक्टर बैठा है कि अरे मैं रिवर्स बायस हूं, मतलब ऑलरेडी कलेक्टर रिवर्स बायस होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे कलेक्टर में दे आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो वो वैसे भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब अगर यहां से इमिटर से बेस में इलेक्ट्रॉन्स आए थे तो मोस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स दे एक्चुअली एंटर इनटू कलेक्टर रीजन ड्यू टू रिवर्स बायस एंड दे डायरेक्टली गो टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन्स 95% इलेक्ट्रॉन्स 95% इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेस में जो होल्स है उसके साथ रिकम्बाइन नहीं होते और वो जाते हैं सीधा कंडक्शन बैंड ऑफ कलेक्टर में, फिर वहां से वो जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो दैट इलेक्ट्रॉन्स, तो लिंक बना लो, ब्रेन मैपिंग कर लो। कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है, इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है। इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है कि इमीटर जो ऑलरेडी हेवीली डोप्ड है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। वो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव टर्मिनल दे विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन की तरफ पुश होंगे, दे विल एंटर इनटू बेस रीजन व्हिच इज पी टाइप। जैसे ही कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आए, 5% जो इलेक्ट्रॉन है वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे पी टाइप में बेस में, बाकी के 95% जाएंगे, दे आर अट्रैक्टेड बाय द रिवर्स बायस ऑफ दिस collector base junction and they go and they make up current which is कलेक्टर करंट IC। ओके, नाउ मैंने एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इमीटर से बेस, फिर बेस से कलेक्टर, तो कन्वेंशनल करंट जो होता है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो मैंने यहाँ पे सारे एरो हेड्स को अपोजिट करना है। So I am supposed to show all these arrowheads in opposite direction। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको ये एरोहेड्स दिखाने पड़ेंगे। दिस इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सोर्स कौन था? इमीटर था। इलेक्ट्रॉन कहां से आए? इमीटर से आए। इमीटर से कहां गए? बेस में गए, और बेस से कहां गए? कलेक्टर में गए। मतलब टोटल करंट ऑफ इमीटर इज बेसिकली स्प्लिटेड इनटू बेस एंड कलेक्टर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से निकले होंगे तो 5 बेस में रिकम्बाइन हो गए, 95 गए कलेक्टर के पास। मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, मतलब बेस और कलेक्टर में करंट ही इमीटर की वजह से आया है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अल्सो वी नो दैट, हमको और एक चीज पता है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। हमको और ये भी पता है कि बेस करंट जो है ये बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू कलेक्टर करंट, इसलिए मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट, सॉरी बेस करंट, बेस करंट निग्लिजिबल है
तो मैं बेस करंट को निग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब इमिटर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बोल रहा हूं मैं, राइट। सो इमिटर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट, अप्रोक्सीमेट है वो, ओके। अब एक ट्रांजिस्टर के साथ हम दो करंट रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। कौन से दो करंट रेशियो? लेट्स सी। सो वी कैन डिफाइन टू करंट रेशियोज हियर। पहला है, हम लोग बोलते हैं अल्फा डीसी। अल्फा डीसी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ इमिटर करंट। मतलब मैं कलेक्टर करंट और इमिटर करंट का जो रेशियो लेता हूं उसको मैं बोलता हूं अल्फा डीसी। दूसरा बीटा डीसी, it is defined as the ratio of collector current to that of base current। तो कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ये बीटा डीसी हो गया, ओके। तो इमीटर, यहां देखो, इमीटर का काम था सप्लाई करने का, ओके। इमीटर से इलेक्ट्रॉन गए बेस में, 5% बेस में रिकम्बाइन हो गए, 95 गए कलेक्टर में। तो रेशियो ऑफ कलेक्टर टू इमीटर करंट की बात कर रहा हूं, IC upon IE, it is defined as alpha DC, IC upon IB is defined as beta DC। Now emitter current is equal to IB plus IC। मैं अगर यहां पे IC से डिवाइड कर देता हूं तीनों को, तो IE by IC equal to IB by IC plus IC by IC, that is 1, ओके। तो ये 1 आ जाएगा, 1। अब IC अपॉन IE अल्फा डीसी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं I1 अपॉन IC बाय IE प्लस इक्वल टू 1 अपॉन IC बाय IB प्लस 1। ये आपका अल्फा डीसी है, ये आपका बीटा डीसी है। तो 1 अपॉन अल्फा डीसी इक्वल टू 1 अपॉन बीटा डीसी प्लस 1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो 1 अपॉन अल्फा डीसी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी। देयरफॉर यू विल हैव अल्फा डीसी इक्वल टू बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी, ऐसा आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आपको बीटा डीसी लिखना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा डीसी, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगेन अ सिंपल थिंग। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हो, एंड इट इज वेरी सिंपल थिंग, 1 प्लस बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी इक्वल टू अल्फा डीसी। कुछ नहीं, मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया है, दैट्स इट, ओके। तो 1 अपॉन बीटा डीसी माइनस, सॉरी प्लस बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी, बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी is again 1। तो I am separating terms, 1 equal to alpha DC। तो I will get 1 upon beta DC is equal to alpha DC minus 1। And simplifying, of course, ये simplify कर लो आप, it is a simple task। So you have to simplify this। so I will directly write down end result because it is just few steps। तो ये आपको मिल जाएगा बीटा डीसी इज इक्वल टू अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी। तो हमने यहाँ पे अल्फा डीसी और बीटा डीसी को इन टर्म्स ऑफ ईच अदर लिख लिया। तो बाय द वे, ये जो बीटा डीसी है इसको करंट गेन भी बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज करंट गेन, ओके। तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज, हमने व्हाट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वापस हमने आज रिपीट किया, उसके schematic symbol हमने देख लिए, what are schematic symbols of those। then what we have done is, हमने ये देख लिया कि हम अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। जैसे इमीटर बेस को हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे, कलेक्टर बेस को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस, इमीटर बेस को फॉरवर्ड कर दिया, कलेक्टर बेस को रिवर्स कर दिया तो फॉरवर्ड रिवर्स बायस, दोनों को रिवर्स कर दिया तो रिवर्स रिवर्स बायस। देन वी अंडरस्टूड हाउ does
अ ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है हमने देख लिया कि रिवर्स बायस करने से क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस करने से क्या हुआ। रिवर्स बायस हमने किया था कलेक्टर बेस को, फॉरवर्ड बायस हमने किया था इमिटर बेस को। देन हमने देखा कि इमिटर करंट इज नथिंग बट बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और बेस करंट इज वेरी स्मॉल क्योंकि ओनली 5% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम इमिटर दे रिकम्बाइन विथ होल्स of the base, 95% go to collector, right? Then we define some current ratios, हमने current ratios को define कर लिया, okay? So we have defined what are current ratios, alpha DC and beta DC, we have defined it. Now हमको देखना है different types of transistor configuration, हमको देखना है input and output characteristics of a transistor. Okay, so let's see transistor characteristics. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था that इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ, इतना ही उसका मतलब होता है। ओके, अब जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया फ्यू मिनट्स बैक कि टोटल 2 टर्मिनल चाहिए इनपुट के लिए, 2 टर्मिनल चाहिए आउटपुट के लिए, मतलब 4 टर्मिनल चाहिए। ट्रांजिस्टर में तो 3 ही है, तो एक को कॉमन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर को 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में चला सकते हैं। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंप्लीट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, फिर हम लोग 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सिंबॉलिकली समझ लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले let me have a look at what are different transistor configurations. Now, सबसे पहले we need to understand सर्किट में कनेक्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आपको स्कीमेटिक याद होना चाहिए, इसके लिए स्कीमेटिक सिंबल। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कॉपी ही कर लेता हूं यहां से। तो ये हमारे पास आ गया schematic symbol of NPN ट्रांजिस्टर। ये NPN है, आपको पता है इमिटर, कलेक्टर और बेस हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। नाउ ये जो मैं पहला डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, ये पहला डायग्राम है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज फर्स्ट इज कॉमन इमिटर configuration, which is CE configuration, common emitter CE. okay, अब किसको कॉमन करना है? इमीटर को। तो सबसे पहले इमीटर को एक बेस लाइन के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अभी बेस मतलब ये बेस मत समझना, ये बेस नहीं, मैं बेस वर्ड वापस लेता हूँ, ओके, क्योंकि देन पीपल गेट कंफ्यूज कि बेस बोल रहे हैं फिर इमीटर नहीं, ये कॉमन लाइन है, ठीक है, दैट्स ओके। दिस इज कॉमन लाइन, नीचे जो लाइन ड्रॉ की है इमीटर से जा रही है वो कॉमन है, क्योंकि इमीटर को कॉमन करने वाले हैं इसलिए कॉमन है। अब हम इनपुट देंगे इमीटर बेस से, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि अगर बेस कॉमन है, अगर बेस कॉमन है, जैसे अभी अभी हमने सीखा बेस कॉमन है, तो इसमें हम इनपुट देते हैं बेस इमीटर से और आउटपुट लेते हैं बेस कलेक्टर से। अब जब इमीटर कॉमन है तो हम इनपुट देते हैं इमीटर बेस से, मतलब बेस इमीटर से, और आउटपुट लेते हैं हम लोग कलेक्टर इमीटर से। ओके, तो लेट मी कंप्लीट दिस डायग्राम, ऐसा यहां पे है। नाउ जब हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोगों को इनपुट वोल्टेज चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। तो फिर यहाँ पे मैं एक पोटेंशियोमीटर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट रखूंगा, जहां पे मैं
वोल्टेज जहां से मैं चेंज कर पाऊं ऐसा मैं अरेंजमेंट करने वाला हूं। तो आई एम गोइंग टू पुट सम अरेंजमेंट लाइक दिस। सो हियर वी हैव जैसे मैंने बताया नॉर्मली इनपुट जहां से देते हैं उसको VBB बोलते हैं, तो ये VBB हो गया, राइट। और यहाँ पे एक रियोस्टैट है, बेसिकली रियोस्टैट इज यूज्ड टू चेंज पोटेंशियल। अब हम यहां से इनपुट दे रहे हैं, अगर हमको इनपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज करनी होगी तो ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर मैं मूव करूंगा। तो एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एरो हेड, इसको मैंने यहाँ टच किया, ऊपर टच किया, सेंटर में टच किया, तो जैसे आप उसको मूव कर रहे हो तो वोल्टेज चेंज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो इनपुट वोल्टेज कितना है वो मेजर तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। सिर्फ वो रियोस्टैट सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर घुमाने से इनपुट चेंज होता है, तो कितना इनपुट गया पता तो होना चाहिए। तो इनपुट कितना है पता होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। सो वी पुट अ वोल्ट मीटर ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज VBE, बेस इमीटर प्लस माइनस, और एरो हेड मतलब बेसिकली इट इज गिविंग सम रीडिंग। तो ये आ गया आपका इनपुट वोल्टेज यहां से, और ये आ गया इनपुट वोल्टेज का मेजरमेंट, यहां से कितना दे रहे हैं मेजर कर रहे हैं हम लोग। देन व्हाट वी विल बी डूइंग इज, एज यू नो दिस इज बेस, ये बेस है, आपको पता है ये बेस है। देन मैं यहाँ पे अभी वोल्टेज दिया तो करंट भी होगा, आपने देखा ना, आपने फॉरवर्ड बायस किया तो इमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस में जा रहे थे ना, मतलब करंट था ना, तो करंट मेजर करना पड़ेगा, तो करंट मेजर कर लेते हैं। करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, और एमीटर कभी भी सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर कभी भी पैरेलल में होता है, इसलिए मैंने वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया है और मैं एमीटर सीरीज में लगा रहा हूं। और ये बेस करंट है क्योंकि इनपुट यहाँ पे बेस इमीटर है, तो इनपुट करंट यहाँ पे बेस करंट है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज होता है बेस इमीटर वोल्टेज, इनपुट करंट होता है बेस करंट IB। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट करंट है IB। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आउटपुट हम लेते हैं कलेक्टर इमीटर से, तो यहां से मैं एक टर्मिनल निकालूंगा। देन समटाइम्स हमको ऐसी जरूरत पड़ जाती है, वो आप देखोगे कि हमको आउटपुट वोल्टेज को भी कंट्रोल करना है। जैसे हम इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि इनपुट अगर मुझे चेंज करना है, मुझे 10 वोल्ट देना है, मुझे 20 वोल्ट देना है, तो मैं रियोस्टैट लगा के मैं इनपुट वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ। समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू चेंज आउटपुट वोल्टेज, मतलब हमको आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे और एक रियोस्टैट है। और जैसे मैंने बताया कि आउटपुट वोल्टेज जहां से लेते हैं उसको VCC बोलते हैं। तो जो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन था, मैंने जैसे लिखा था दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय VBB, दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय VCC, राइट। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने अभी अभी बताया आउटपुट हम लेते हैं कलेक्टर और इमीटर जंक्शन से, CE जंक्शन से। तो कितना आउटपुट है मेजर करना पड़ेगा, तो वो मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है। ये वोल्ट मीटर हमको देगा व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, तो ये हमको देगा VCE, राइट। तो ये आपका आ गया कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। देन जैसे इनपुट में बेस करंट इनपुट था, वैसे आउटपुट में कलेक्टर करंट आउटपुट है, तो कलेक्टर करंट मतलब आउटपुट करंट भी हमको मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एमीटर है जो हमको कलेक्टर करंट मतलब आउटपुट करंट दे रहा है।
और ये जो कॉमन लाइन है इमिटर की, इसको हमेशा ग्राउंडिंग किया जाता है। तो कॉमन लाइन को हमेशा ग्राउंडिंग अर्थिंग किया जाता है इसका, राइट। तो ये आ गया आपका सर्किट डायग्राम टू स्टडी कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ आई टॉक अबाउट सिंबल्स, सिंबॉलिकली, लाइक जैसे हमने स्कीमेटिक सिंबल देखा था एनपीएन का, वैसे अगर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि ये कॉमन इमिटर है, यहाँ पे इमिटर को कॉमन किया है हमने, वैसे अगर मुझे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का सिंबल देखना है, देखो हर एक केस में चाहे इमिटर कॉमन करो, चाहे बेस कॉमन करो, चाहे कलेक्टर कॉमन करो, इनपुट सप्लाई आउटपुट ये तो लगने ही वाला है। मतलब ओवरऑल सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांजिस्टर का सिंबल है, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इन द फर्स्ट केस मतलब मैं कॉमन एमिटर की बात कर रहा हूं। तो इन द फर्स्ट केस मतलब कॉमन एमिटर की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे मैंने बताया, और आई विल गेट रिड ऑफ दिस सर्कल फॉर टाइमिंग, मैं सर्कल का यूज नहीं करने वाला हूं फिलहाल। तो जैसे मैंने आपको बताया, ओके, ये है इमिटर ई, इमिटर ई। एज आई टोल्ड यू, जब इमिटर कॉमन होगा तो इमिटर से एक कॉमन लाइन निकाली जाएगी, और ये जो लाइन होगी, ये लाइन को ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग किया जाता है। ओके, तो ये आ गया आपका कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सिंबल, स्कीमेटिक सिंबल ऑफ कॉमन इमिटर। ओके, देन जब मैं बेस को कॉमन करूंगा, इंटरेस्टिंग, हमने जब बेस को कॉमन किया था हमने देखा ऑलरेडी। तो बेस को जब कॉमन करते हैं तो इसको सिर्फ मैं रोटेट कर दूंगा, राइट। तो ये आपका है बेस, ये बेस, ये कलेक्टर, और यहाँ पे आपको मिलेगा इमिटर, इमिटर। अभी बेस कॉमन है तो जो कॉमन लाइन होगी वो बेस से जाएगी, तो ये बेस से जाएगी कॉमन लाइन। और जैसे मैंने बताया, कॉमन लाइन हमेशा ग्राउंडेड होती है, अर्थिंग होता है उसका, ये आ गया ग्राउंडिंग। तो ये आपका आ गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉमन बेस। अब सॉरी फॉर दिस, लास्टली हम लोग कलेक्टर को कॉमन कर सकते हैं। तो कलेक्टर को कॉमन करना है तो सिर्फ मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलेक्टर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमिटर, और ये एनपीएन है इसलिए बेस टू इमिटर हो जाता है। देखो सिंबल हमेशा समझ लेना, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हो तो एरो हेड बेस से इमिटर की तरफ चाहिए, अगर पीएनपी की बात कर रहे हो तो एरो हेड इमिटर से बेस की तरफ चाहिए। यहाँ एनपीएन की बात चल रही है। तो ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक बार क्विकली बता देता हूं, 3 टर्मिनल है, इनपुट के लिए 2 चाहिए, आउटपुट के लिए 2 चाहिए, लेकिन 3 ही है, एक को कॉमन करना पड़ेगा। जब मैंने इमीटर को कॉमन किया तो मैं बोलता हूं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट मैं देता हूं बेस इमीटर से, मतलब मैं इनपुट यहां से दूंगा, ये इनपुट है, और मैं आउटपुट लूंगा कलेक्टर इमीटर से, तो ये आउटपुट है। तो कॉमन इमीटर में इनपुट दिया जाएगा बेस इमीटर से, आउटपुट लिया जाएगा कलेक्टर इमीटर से। बेस इमीटर, कलेक्टर इमीटर, इमीटर कॉमन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही जब मैं बेस कॉमन रखता हूं तो नीचे डायग्राम है,
तो मैं इनपुट दूंगा, अभी इनपुट हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इमीटर बेस से इनपुट देते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, जस्ट टू अवॉइड एनी फर्दर कंफ्यूजन, मैं कलेक्टर को यहां लिख लेता हूं, मैं इमीटर को यहां लिख लेता हूं, और ये एरो हेड को भी मैं यहां ला देता हूं, सो देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। तो जब बेस कॉमन है तो हम इनपुट देते हैं फ्रॉम इमीटर बेस जंक्शन, ये इनपुट हो गया, और हम आउटपुट लेते हैं फ्रॉम कलेक्टर बेस जंक्शन, तो ये हो गया आउटपुट, राइट। तो मैं टेबल के फॉर्म में लिखने वाला हूं वैसे भी। और जब कलेक्टर कॉमन है तो हम इनपुट देते हैं कलेक्टर बेस से और आउटपुट लेते हैं इमीटर कलेक्टर से, राइट। तो लेट अस समराइज, तो समराइज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है ये। लेट मी मेक सम स्पेस बिकॉज आई वांट टू पुट एवरीथिंग ऑन दिस पेज। और बाय द वे, ये जो सर्किट डायग्राम है, ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम जो है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर इज कंप्लीट सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा आप कॉमन बेस के लिए भी दिखा सकते हो, ऐसा आप कॉमन कलेक्टर के लिए दिखा सकते हो, ऐसा आप कॉमन इमीटर के लिए तो दिखाया ही है। तो we can show the same complete circuit diagram for all these configurations। सिर्फ यहाँ पे जो डायग्राम मैंने कंप्लीट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है कॉमन इमीटर का, और आप देख सकते हो कि इमीटर लाइन कॉमन है। वैसे ही जब हम लोग कॉमन बेस करेंगे तो बेस लाइन को कॉमन कर देंगे, वैसे ही जब हम कलेक्टर कॉमन करेंगे तो कलेक्टर लाइन को ही कॉमन कर देंगे। नाउ अब एक टेबल बना लेते हैं विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ऐसा करते हैं, लेट मी पुट इट इन अ लिटिल प्रॉपर वे। सो मैं लिखता हूं कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, लेट अस राइट कि हम लोग इनपुट कहां से दे रहे हैं और आउटपुट कहां से ले रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन था कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में हमने इनपुट दिया बेस इमीटर से, मतलब इमीटर बेस से, तो बेस इमीटर इनपुट है, आउटपुट है कलेक्टर इमीटर। तो यह है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इमीटर इनपुट और आउटपुट में कॉमन आ गया। वैसे ही अगर मैं कॉमन बेस लेता हूं तो कॉमन बेस में इमीटर बेस इनपुट है, कलेक्टर बेस से आउटपुट लेते हैं हम लोग, तो बेस कॉमन आ गया, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बेस कलेक्टर से हम लोग इनपुट देते हैं और इमीटर कलेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं, तो कलेक्टर कॉमन आ गया, तो ये आ गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ अब हमको देखना है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या, और बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैंने आपको ऐसे पहले ही बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इनपुट क्या और आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मतलब। और बाय द वे, जब मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ इनपुट या आउटपुट, अब देखो ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस है, एक है कॉमन इमीटर, एक है कॉमन बेस, एक है कॉमन कलेक्टर। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग हियर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो we will be discussing input and output characteristics for common emitter configuration। हम यहाँ पे common emitter
कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज फॉर करंट एम्पलीफिकेशन। करंट का सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, करंट का सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, मतलब उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। और एम्पलीफिकेशन तब होता है जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, उसमें भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी फॉरवर्ड रिवर्स बायस, मतलब एक जंक्शन जो है, इनपुट जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस है, जो आउटपुट जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, राइट। तो वो हम आगे देखेंगे, बट बाय द वे फॉर द टाइम बीइंग नाउ, as I told you, we are strictly talking about common emitter। and by the way, मुझे यहाँ पे और एक चीज मेंशन करनी चाहिए थी। ये जो कॉन्फ़िगरेशन का टेबल बनाया है हमने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, और ये इनपुट वोल्टेज कहां से दे रहे हैं, ये आउटपुट वोल्टेज कहां से ले रहे हैं, लेकिन हमको ये भी लिखना चाहिए था कि इनपुट और आउटपुट करंट क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट जो है वो है बेस करंट, और आउटपुट करंट जो है वो है कलेक्टर करंट, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, input current is base current, input voltage is base emitter voltage, output current is collector current, and output voltage is कलेक्टर इमीटर या इमीटर कलेक्टर वोल्टेज। बाकी के जो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर है, ये मैं आपके लिए एज एन असाइनमेंट रख रहा हूं, तो यू आल्सो नीड टू डू समथिंग नाउ। तो जब मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता हूं, तो मैंने बताया कि हम यहाँ पे y एक्सिस पे करंट प्लॉट करेंगे, और कौन सा करंट, बेस करंट। बेस करंट नॉर्मली होता है माइक्रो एम्पियर की रेंज में, और इनपुट वोल्टेज हम लोग प्लॉट करेंगे, दैट इज बेस इमिटर वोल्टेज, ओके, ये वोल्ट्स में है ऑफ कोर्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ग्राफ ऑफ इनपुट करंट अगेंस्ट इनपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड आउटपुट वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं ये समझ लो। मैंने इसलिए यहाँ पे आपको बताया था, ये फिगर भी मैं वहां पे ले लेता हूं, बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ऐसा है, हमको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहला काम, हम लोग इनपुट वोल्टेज को, मतलब VBE को, बेस इमिटर वोल्टेज को यहाँ पे स्टेप में चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे। वो चेंज कैसे करते हैं, फ्रॉम रियोस्टेट। ये जो पॉइंटर है वो रियोस्टेट पे अलग 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 पॉइंट पे टच करोगे, मतलब वो स्लाइडर होता है बेसिकली। तो हम लोग बेस इमिटर वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं इन स्टेप्स, और हम बेस करंट मेजर कर रहे हैं। तो बेस इमिटर इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहे हैं और इनपुट करंट मेजर कर रहे हैं, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। मतलब मैं VCE को, मतलब मैंने आउटपुट पहले ही सेट कर दिया, मैंने बोला मुझे आउटपुट पे 10 वोल्ट ही चाहिए, राइट, और आउटपुट पे 10 वोल्ट ही चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, हम बेस इमिटर मतलब इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे और इनपुट करंट मेजर करेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का ग्राफ प्रोवाइडेड आउटपुट वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। तो व्हाट आई सी इज कि इनिशियली आपको पता है, पीएन जंक्शन डायोड में जाओ वापस से, जब तक बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होता, जब तक बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होता, तब तक हमको फॉरवर्ड बायस में भी करंट बहुत कम मिलता है। और मैंने पहले ही बताया है
कि हम यहाँ पे इनपुट पे फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, आउटपुट पे रिवर्स बायस कर रहे हैं, राइट। तो 0.3 वोल्ट तक रफली आपको बहुत स्मॉल करंट मिलेगा, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो दिस इज more or less 0.3 volt. So this is input characteristics of common emitter configuration because it is operated under forward bias. Input is under forward bias. This is for a common voltage, output voltage. Output कहाँ लिया था? VCE. VCE को 10 वोल्ट पे हमने सेट किया है। अगर मैं VCE को बढ़ाता हूँ, let us say मैंने आउटपुट पे 10 की जगह 12 कर दिया, तो क्या होगा? फिर भी नेचर सेम होगा, सिर्फ ये स्लाइटली शिफ्टेड मिलेगा। तो ये आ गया आपका VCE फॉर 12 वोल्ट। मान लेते हैं कि हमने और बढ़ा दिया आउटपुट वोल्टेज को मैंने 14 वोल्ट करके फिक्स कर दिया। अब मैं वापस इन स्टेप्स इनपुट वोल्टेज मतलब VB बढ़ा रहा हूं और उसके साथ में इनपुट करंट मतलब IB मेजर कर रहा हूं, तो ये ऐसा मिलेगा। So this is for VCE 14 volts. So this is called as input characteristics. Now, अब तीनों में से किसी भी एक के लिए 10, 12 या 14 वोल्ट के लिए what do we notice? हम ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर एक स्ट्रेट लाइन आती, करंट और वोल्टेज का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता, बेसिक्स में जाओ 11th के, derivatives, slope for a straight line, any straight line, slope is constant, slope is dy by dx। यहाँ पे y है I और ये है R और v इक्वल टू I R से आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपको I by v मिलेगा 1 by R, मतलब मोर और लेस आपको इस ग्राफ का स्लोप देगा रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ये स्लोप ही चेंज हो, मतलब ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्लोप एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। कर्व में क्या होता है? स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज गिव्स यू रेजिस्टेंस 1 upon resistance. If the graph of I against V turns out to be a straight line, that would mean that resistance is constant. But here, since the curve is not a straight line, मतलब resistance constant नहीं है, तो here we talk about something called as dynamic input resistance, क्योंकि ये dynamic है मतलब change हो रहा है। dynamic input resistance, dynamic input resistance, और ये रेजिस्टेंस इनपुट का है इसलिए मैं इसको आर आई लिखता हूं, और डायनामिक है इसलिए मैं इसको लिखता हूं डेल्टा वीबीई, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट डेल्टा आईबी एट वीसीई कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, राइट? गुड। So this is all about input characteristics of a common emitter NPN transistor. Okay, now the only thing that we are left with is output characteristics and transistor as an amplifier, right? ये transistor के केस में, and if there is something else, I don't think there is something else, because then we will end with transistor। उसके बाद हम लॉजिक गेट्स पे आएंगे, so that overall will take one more lecture। तो लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इंटेंशनली पेंडिंग रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छे से समझेगा आगे। और लॉजिक गेट्स ये मैं लास्ट सेशन वन मोर लेक्चर में खत्म करने वाला हूँ। सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे।